हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ का 17 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 105 टॉपिक हम प्रीवियस 16 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, देन हम जानेंगे परसिवरेंस रोवर मिशन के बारे में, ग्रीन वॉशिंग किससे संबंधित है चर्चा करेंगे इसके बारे में, प्रोजेक्ट लॉइन के बारे में जानेंगे, पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी के बारे में डिस्कस करेंगे अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज के बारे में, एक नियोलिथिक साइड तेल साफ अभी चर्चा में क्यों रही जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सोशल इंटरप्राइजेस वॉलंटरी एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की लिस्टिंग के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एज अ प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2020-21 में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये वर्क करता है अंडर द मार्केट रेगुलेटर आरबीआई के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो जीरो कूपन जो बॉन्ड होते हैं एज अ डेब्ट सिक्योरिटी और जिसके अंतर्गत इंटरेस्ट को पे नहीं किया जाता। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि सोशल एंटरप्राइजेस वॉलंटरी एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की लिस्टिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म सोशल स्टॉक एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2020-21 के अंतर्गत। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2019-20 बजट के अंतर्गत। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको जो वर्क करता है अंडर द मार्केट रेगुलेटर आरबीआई के अंतर्गत, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये वर्क करता है अंडर द मार्केट रेगुलेटर सेबी के अंतर्गत। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो जीरो कूपन बॉन्ड है एज अ डेब्ट सिक्योरिटी ये होते हैं जिसके अंतर्गत इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। जो जीरो कूपन जो बॉन्ड होते हैं, जैसे कि हम मान लें ये 100 रुपीज़ का ये बॉन्ड है, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे कि आपको ये जो कूपन है बॉन्ड है ये आपको 95 रुपीज़ में मिल जाएगा, और जब आप इसकी जो मैच्योरिटी हो जाएगी, जब आप उसको इन्वेस्ट कराने जाओगे तो इसके आपके 100 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगे। तो इसके अंतर्गत जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे कि 95 से जो 100 के बीच में, तो 5 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वह आपको दिया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत जो इंटरेस्ट है वह इसके अंतर्गत नहीं दिया जाता। तो इसको आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे उपलब्ध करा दिया जाता है, और उसको वापस जब आप बेचने जाएंगे तो उसकी जो सेम प्राइस आपको मिल जाएगी। तो ये आपका इसके अंतर्गत प्रॉफिट होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C3 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इसके अंतर्गत एनओडी मिल गई है, यानी कि मंजूरी मिल गई है सेबी के द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। अगर हम बात करें सोशल स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये एक तरीके से एक रेगुलेटेड फंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में वर्क करेगा, जिसके अंतर्गत जो प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस और नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है वह सोशल पर्पस के लिए इसके अंतर्गत फंड को रेज कर सकती हैं। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट टाइम की, तो जो आपकी जो सोशल सेक्टर की जो नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने जो फंड हैं वे आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग्स और जो फिलेंथ्रोपिक गवर्नमेंट जो ग्रांट्स दिए जाते हैं उससे ये अपना फंड प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से ये अपना फंड ले सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इसमें कॉर्पोरेट्स को जो अपने 2% प्रॉफिट, जो कि उनका पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसके 2% उन्हें किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत इन्वेस्ट करने होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें अदर जो कंट्री में जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उनके बारे में, तो यूके के अंतर्गत है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कनाडा में है सोशल वेंचर्स कनेक्शंस, एंड ये है सिंगापुर के अंतर्गत जो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज के रूप में। अगर हम बात करें इसकी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के आइडिया की, तो इसको फर्स्ट टाइम इसको फ्लोट किया गया था बजट स्पीच 2019-20 में। इसके अंतर्गत ये गवर्नमेंट ने इशू किया नोटिफिकेशन, जिसके अंतर्गत न्यू सिक्योरिटी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत। इसको जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो पैसा जो दिया जाता है वह एज अ डोनेशन दिया जाता है, और जो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी इसमें वापस नहीं मिलता। जिस सामाजिक कार्य के लिए उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, अगर वो सामाजिक कार्य पूरा हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, तो वही उनका प्रॉफिट होता है।
इसके अलावा जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इसके अंतर्गत पब्लिकली भी इसको दिया जा सकता है, साथ ही साथ प्राइवेटली इसको इशू किया जा सकता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि रजिस्टर्ड होगी एसएससी के अंतर्गत यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत, जो कि एनएससी के अंतर्गत शामिल होगी। इसके अलावा अर्लियर भी इससे पहले भी जुलाई 2022 में सेबी के द्वारा इससे संबंधित नोटिफाई किए गए थे रूल्स को। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो ये एक तरीके से पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर कर पाएगा सोशल कॉजेज़ के लिए, जिसके अंतर्गत जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो आम जनता है, वह भी सोशल कॉजेज़ के लिए कुछ फंड इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस करा सकती है। इसके अलावा ये जो एडिशनल कैपिटल जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको इम्प्रूव करेगा, जिससे कि जो अंडर सर्व्ड जो पीपल हैं उनकी जीवन को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उनका पार्टिसिपेशन होगा, जो भी गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए, और ये जो सोशल इंटरप्राइजेस हैं, जो इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का प्रयास करेगा और ये फंड रेज कर सकेगा। इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, उनसे संबंधित जो ऑपरेशंस हैं, इसके अलावा जो फाइनेंशियल हैं, उनकी जो स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट इसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सोशल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परसेवरेंस रोवर मिशन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो परसेवरेंस जो रोवर मिशन है, ये पार्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का, जो कि लॉन्ग टर्म एफर्ट है रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो परसेवरेंस जो रोवर है, इसका उद्देश्य है कि जो पास्ट माइक्रोबियल लाइफ के जो साइन है मार्स के अंतर्गत, उनको और जो फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए वहां के जो रॉक्स के सैंपल्स और जो रेगोलिथ के सैंपल्स अर्थ पर वापस लाए जा सके। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सैंपल्स हैं ये प्लेस किए गए हैं वहाँ की जो लोकेशन है 3 फोक के अंतर्गत, और ये फर्स्ट टाइप का एक तरीके से सैंपल डिपोर्ट है अनदर वर्ल्ड में। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो परसेवरेंस जो रोवर मिशन है ये पार्ट है ईएसए के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का ये पार्ट है। इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म एफर्ट है रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स के लिए। इस सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो परसेवरेंस रोवर का जो उद्देश्य है, जो मार्स के ऊपर जो पास्ट जो माइक्रोबियल लाइफ के जो प्रमाण हैं उनको जो फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए वहाँ के जो सैंपल्स हैं रॉक्स एंड रेगोलिथ को पॉसिबली अर्थ पर लाया जा सके, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये इसके अंतर्गत जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं उनको प्लेस किया गया है वहाँ की एक लोकेशन 3 फोक के अंतर्गत, और ये एक तरीके का फर्स्ट सैंपल डिपोर्ट है किसी अनदर वर्ल्ड में, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अंतर्गत जो मार्स के अंतर्गत एक 3 फोक साइट है, उसके अंतर्गत जो भी परसेवरेंस रोवर के द्वारा जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसको वहां पर डिपोर्ट बनाकर वहां पर रखा गया है, जिससे कि अगर फ्यूचर में अगर परसेवरेंस रोवर उन सैंपल्स को अर्थ पर लाने में असफल रहता है तो उसका हम यूज कर सकें। तो इसके अंतर्गत सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो नासा का जो परसेवरेंस रोवर है उसने जो फर्स्ट सैंपल है मार्स पर उसको ड्रॉप किया है। अगर हम बात करें परसेवरेंस रोवर की, तो ये मिशन है, ये पार्ट है नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का, जो कि लॉन्ग टर्म एफर्ट है रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑन द मार्स। इसके अलावा जो परसेवरेंस जो रोवर है इसका जो उद्देश्य है, जो पास्ट में जो माइक्रोबियल लाइफ थी मार्स के अंतर्गत, तो और फ्यूचर के जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन हमें ह्यूमन मिशंस वहाँ पर भेजना है, तो उसके लिए वहाँ के सैंपल्स को, जिसमें रॉक और जो रेगोलिथ का मतलब होता है जो कि टूटे हुए जो पत्थर होते हैं या जो टूटी हुई जो सॉइल्स होती है, मिट्टी होती है, उसको रेगोलिथ बोला जाता है, तो इनके जो सैंपल्स को ये पॉसिबली अर्थ पर ला सके। साथ ही साथ अगर हम बात करें परसेवरेंस जो है इसको टाइटेनियम ट्यूब के अंतर्गत जिसमें रॉक सैंपल्स हैं ये सरफेस ऑफ मार्स पर इसने प्लेस किया है। इसमें जो इग्निशियस रॉक है जो कि सैंपल इसमें कलेक्ट किए थे मार्स के जिजेरो क्रेटर से, जो कि साउथ सिता के रूप में भी जिसको हम जानते हैं। इसके अलावा इसमें जो सैंपल्स हैं ये प्लेस किए गए हैं एज अ लोकेशन 3 फोक्स के अंतर्गत, जो कि फर्स्ट सच सैंपल्स हैं जो कि इस तरीके का डिपोर्ट बनाया गया है किसी अनदर वर्ल्ड में। जो डिपोर्ट है ये सर्व करेगा एज अ बैकअप ऑफ परसेवरेंस अगर वह डिलीवर नहीं कर पाता है इन सैंपल्स को अर्थ पर।
अगर हम बात करें मार्स की सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों इतने सारे मिशंस हम मार्स पर भेज रहे हैं, वहाँ पर लाइफ को सर्च करने के लिए ये एक मिशंस भेजे जाते हैं लगातार। अगर हम बात करें यहाँ पर जो एविडेंस है वह मार्स के अंतर्गत जो फुल ऑफ वाटर के एविडेंस मिले हैं, वार्मर और जो थिकर एटमॉस्फेयर के यहाँ पर एविडेंस मिले हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये हैबिटेट हो सकता है पोटेंशियली, कि यहाँ पर लाइफ संभव हो। सेकंड में इसमें जो पॉसिबल प्लेनेट है, अगर हम बाहर अगर ह्यूमन को भेजना चाहते हैं किसी अनदर प्लेनेट पे, तो ये पॉसिबली प्लेनेट हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें वीनस एंड मरकरी की, तो वहाँ पर एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर है जहाँ पर मानव सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो अगर हम जुपिटर के बाद के जो प्लेनेट्स की बात करें, तो वो गैसियस प्लेनेट्स हैं जो कि काफ़ी कोल्ड हैं, तो उन पर भी हम ह्यूमन को नहीं भेज सकते। इसलिए मार्स ही एक पोटेंशियल प्लेनेट है जिसके ऊपर ह्यूमन का मिशन भेजा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अदर मिशंस की बात करें जो कि मार्स पर भेजे गए हैं भिन्न भिन्न कंट्रियों के द्वारा, तो फर्स्ट है मंगलयान जो कि आपका इंडिया के द्वारा भेजा गया है, होप है वो यूएई के द्वारा भेजा गया है, तियानवेन-1 है जो चाइना के द्वारा। इसके अलावा मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया है, मार्स रिकॉनेनेंस ऑर्बिटर, साथ ही साथ मार्स ओडेसी, मैबेन, क्यूरियोसिटी रोवर और जो अभी हमने बात की परसिवरेंस रोवर, तो ये सारे मिशंस नासा के द्वारा मार्स पर भेजे गए हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करवा सकता है, उनके सामने जो ये मिशंस हैं और उनके सामने जो कंट्री के नाम रख के आपको मैच द फॉलोइंग इसमें बनवाई जा सकती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया परसिवरेंस रोवर मिशन के पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीन वॉशिंग से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो टर्म है ग्रीन वॉशिंग की फर्स्ट यूज की गई थी 1986 में जे वेस्टरवेल्ड के द्वारा, जो कि अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ग्रीन वॉशिंग है एक तरीके की प्रैक्टिस है जिसके अंतर्गत फर्म्स और जो गवर्नमेंट है जो ऑल काइंड ऑफ जो एक्टिविटीज होती हैं उनको क्लाइमेट फ्रेंडली ये उन पर मार्क कर देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ग्रीन वॉशिंग है ये प्रेजेंट करती है ट्रू पिक्चर ऑफ द जो कि क्लाइमेट चेंज जो फ्रंट पर किस तरीके की प्रोग्रेस हो रही है उसकी ट्रू पिक्चर ये प्रोवाइड कराती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये टर्म है ग्रीन वॉशिंग फर्स्ट यूज की गई थी 1986 में जे वेस्टरवेल्ड के द्वारा, जो कि अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट थे, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ग्रीन वॉशिंग के अंतर्गत इस तरीके की प्रैक्टिस है जिसके अंतर्गत फर्म्स और गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी होती है उन पर मार्क कर दिया जाता है क्लाइमेट फ्रेंडली। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है ग्रीन वॉशिंग, तो ये प्रेजेंट करती है ट्रू पिक्चर ऑफ प्रोग्रेस, जो कि क्लाइमेट चेंज फ्रंट पर जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसकी ट्रू पिक्चर ये प्रोवाइड कराती है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ग्रीन वॉशिंग होती है ये प्रेजेंट करती है फॉल्स पिक्चर, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी कंपनी होती हैं, फर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट होती है, तो उनके द्वारा ऐसा दर्शाया जाता है कि ये क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटी से बनी हुई है, लेकिन असल में भी क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटी से नहीं बनी होती। तो एक तरीके से ये फॉल्स पिक्चर प्रोड्यूस करता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उन्होंने जो टैक्सोनॉमी जो ग्रीन फाइनेंस है वो अवॉइड किया है जो रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग को लेकर। तो इन्होंने ग्रीन फाइनेंस की एक शाखा को लाने के लिए इन्होंने बात की है जिससे कि जो ग्रीन वॉशिंग है वह उसकी रिस्क को अवॉइड किया जा सके। अगर हम बात करें टर्म ग्रीन वॉशिंग की, तो इसको फर्स्ट यूज किया गया था 1986 में और जे वेस्टरवेल्ड के द्वारा इसको यूज किया गया था। ग्रीन वॉशिंग की अगर बात करें तो इसमें जो प्रैक्टिस होती है जिसके अंतर्गत फर्म्स और गवर्नमेंट के द्वारा मार्क किया जाता है जो ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रही हैं, तो उन पर कहा जाता है कि ये क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटी से ये तैयार किया गया है ये प्रोडक्ट। ये जो क्लाइमेट फ्रेंडली इसमें हो सकता है कि आपका जो इमिशन है उसका रिडक्शंस और जो इमिशंस है उसको अवॉइड करके ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, इस तरीके से उन पर प्रोडक्ट पर मार्क कर दिया जाता है। लेकिन ये जो इनके द्वारा जो मैनी ऑफ दीज जो क्लेम्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फर्म्स के द्वारा, तो ये अनवेरीफाइबल होते हैं और ये मिसलीड कर सकते हैं और ये डब किए हुए ये एक तरीके से क्लेम होते हैं। और ये जो एक तरीके से जो भी फर्म है जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटी से उसको तैयार कर रही है, तो एक तरीके से उसकी जो मार्केट में इमेज को बूस्ट कर देते हैं।
लेकिन अगर हम एक्चुअल रूप में अगर हम बात करें तो उस कंपनी के द्वारा इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज को नहीं अपनाया जाता और उसने इसमें फॉल्स रूप से इसमें मार्क कर दिया होता है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटी के द्वारा इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। तो एक तरीके से वह ग्रीन वॉशिंग के द्वारा अपनी मार्केट में इमेज को बेहतर बनाने के लिए ये यूज करते हैं। जैसे कि अभी हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो जो हमारी जो सेवरल जाइंट्स कंपनियां हैं, ऑयल जाइंट्स कंपनियां हैं, सेल एंड बीपी एंड कोको कोला जैसी कंपनी में इसमें इन पे एक्विजिशन लगे हैं कि ये ग्रीन वॉशिंग एक्टिविटी को फॉलो कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ग्रीन वॉशिंग है, एक तरीके से ये होल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के अंतर्गत इसको यूज किया जा रहा है। ये जो डेवलप कंट्री है ये इसका सबसे ज़्यादा यूज कर रही हैं, जिसके अंतर्गत ये बताती हैं कि ये जो प्रोडक्ट है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीकों से इसको तैयार किया गया है, लेकिन एक्चुअल में एनवायरमेंट के लिए उनके द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किए होते हैं। और जो ग्रीन वॉशिंग है ये एक तरीके से फॉल्स पिक्चर पेश करती है, जिसके अंतर्गत जो प्रोग्रेस है जो क्लाइमेट चेंज फ्रंट पर जो होनी चाहिए टूवर्ड्स द डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, वह इस तरीके के उसमें प्रोग्रेस इसके द्वारा नहीं दर्शाई जा सकती। क्योंकि अगर हम कंपनी या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें लगेगा कि क्लाइमेट के लिए काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई वर्क नहीं किया जा रहा, तो जिससे जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि फ्यूचर के लिए डिजास्टरस हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ग्रीन वॉशिंग से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट लॉइन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट लॉइन है ये एक तरीके से हैबिटेट डेवलपमेंट और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इसमें यूज करके लॉइन का मैनेजमेंट और जो इनसे संबंधित जो डिसीज से संबंधित जो उनके जो इश्यूज हैं लॉइन के, तो उनको एड्रेस करने का ये प्रयास करता है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसकी जो करंट रेंज है वह रेस्ट्रिक्टेड है, गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात राज्य में ये है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आयुषियन स्टेटस है एशियाटिक लॉइन का वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो प्रोजेक्ट लॉइन है ये एक तरीके से हैबिटेट डेवलपमेंट और जो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए लॉइन का मैनेजमेंट करना, उससे संबंधित जो डिसीज से संबंधित जो उसके जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। तो ये इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है इसकी जो करंट रेंज है वह रेस्ट्रिक्टेड है, गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंतर्गत, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो आयुषियन स्टेटस है एशियाटिक लॉइन का वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये इंडेंजर्ड है ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A, 1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है प्रोजेक्ट लाइन से संबंधित डॉक्यूमेंट को, जिसका नाम है Loin@47 विजन फॉर अमृत काल। ये जो डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर किया गया है जिससे कि जो लॉइन का जो हैबिटेट है उसको सिक्योर किया जा सके, उसको रिस्टोर किया जा सके। इसके अलावा अगर हम प्रोजेक्ट लॉइन की बात करें तो ये एक प्रयत्न करता है इनकी जो भी इकोलॉजी है उनसे संबंधित कंजर्वेशंस को एशियाटिक लॉइन के जो कि गुजरात में स्थित है, जिसमें इंटीग्रेट किया जा सके उनके कंजर्वेशन और इको डेवलपमेंट को। और जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गिर लैंडस्केप इन गुजरात के अंतर्गत, जो कि लास्ट होम बचा है एशियाटिक लॉइन का। अगर हम इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आयुषियन का जो स्टेटस के अंतर्गत इसको इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। साथ ही साथ इसको शेड्यूल 1 ऑफ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी जो 6 शेड्यूल हैं उसकी जो शेड्यूल 1 के अंतर्गत इनको रखा गया है। और जो साइट्स है उसके अपेंडिक्स 1 में इनकी जो ट्रेड है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित साइट्स के द्वारा किया गया है। इनके जो अगर हम खतरे की बात करें तो सेम खतरे जो कि पोचिंग का खतरा, आपका हैबिटेट फ्रैगमेंटेड का खतरा, जेनेटिक इनब्रीडिंग और जो सिंगल पॉपुलेशन बची है एक ही प्लेस पर, अगर यहाँ पर एक ही प्लेस पर अगर कोई बीमारी फैल गई तो पूरी से पूरी ये जो प्रजाति है वो नष्ट हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो ये एक ही प्लेस पे होने के कारण ही ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए इनको रीलोकेट करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इनको जो कूनो नेशनल पार्क जिसमें अभी चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया है तो उसके अंतर्गत ही इनको भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट लॉइन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1919 उसके अंतर्गत जो ऑडिटर जनरल एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई इस एक्ट के द्वारा।
सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो सीएजी है ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा बाय द इसके जो वारंट और सील के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीजर। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत ऑडिटर जनरल को एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी के रूप में स्थापित किया गया और इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो सीएजी है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि उसको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा और अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अंतर्गत जो भी आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो प्रोसीजर होता है उनको रिमूव करने का, तो उसी तरीके का प्रोसीजर सीएजी के लिए भी अपनाया जाता है और उसको प्रेसिडेंट के द्वारा बाद में रिमूव कर दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अभी सीएजी चर्चा में क्यों रहा। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा फाइंड किया गया है कि जो हमारी सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है वह फॉलो नहीं कर रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को। अगर हम बात करें इनके जो रिव्यू की, तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत जो 72 लिस्टेड जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज के, तो उससे संबंधित कुछ की फाइंडिंग्स की गई हैं। अगर हम बात करें 32 के पास जो 50% जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और जो बोर्ड की स्ट्रेंथ है, मतलब कम से इनमें 50% से भी कम है। और जो 37 अगर सीपीएससी की बात करें तो 51% जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, लेकिन उसके अंतर्गत कोई भी वुमेन डायरेक्टर उनके अंतर्गत शामिल नहीं की गई है। इसके अलावा 17 जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें जो इनसफिशिएंट है उसका कोरम, जो डायरेक्टर्स का जो एक कोरम होता है कि जो एक मिनिमम डायरेक्टर्स उसके अंतर्गत होने चाहिए बोर्ड मीटिंग के अंतर्गत, तो उसको इनसफिशिएंट है उसके अंतर्गत। और इसमें जो एक आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए, तो वह भी उसके अंतर्गत देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके अंतर्गत जो बिजनेस जो ऑपरेट किया जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके। अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की, तो ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, जिसके अंतर्गत ये जो कंपनी है उनके जो डिस्क्लोजर्स, उनकी जो रिपोर्टिंग है उससे संबंधित जो पारदर्शिता है उसको इंश्योर करता है। सेबी है जो मॉनिटर करता है, जो रेगुलेट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत जो लिस्टेड कंपनी है उनको थ्रू द क्लॉज 49 के अंतर्गत। और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस हैं, ये आपकी जो गाइडलाइंस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सीपीएससी के लिए, तो ये इशू की जाती हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा, जिसमें क्लॉज 49 के द्वारा भी उनको रेगुलेट किया जाता है। लेकिन जो अनलिस्टेड जो कंपनियां होती हैं वह केवल ये आपकी गाइडलाइंस होती हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा, तो उसके द्वारा इनको ये गवर्न की जाती हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जो क्लॉज 49 के अंतर्गत जो लिस्टेड कंपनी की जाती थी, वह अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्लॉज 49 के द्वारा कवर नहीं की जाती। इसके अलावा इस गाइडलाइन के अंतर्गत जो भी इससे संबंधित जो मैटर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने या ऑडिट कमेटी के सामने, तो उनको सॉल्व करने का इसमें जो गाइडलाइंस होती हैं वह इससे संबंधित होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की हमने बात की, तो इनका एक ड्यूअल रोल होता है, एज ए एम्प्लॉय भी ये होते हैं और कंपनी के डायरेक्टर के रूप में भी ये इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और जो इनसाइडर जो आंतरिक जो पर्सपेक्टिव होता है उससे संबंधित डिसीजन मेकिंग का ये वर्क करते हैं। इसके अलावा इसमें एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जो कि आपके जो आउटसाइड पर्सपेक्टिव को इसके अंतर्गत रखता है और जो कि आपका एक मेजर शेयर होल्डर भी हो सकता है। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इसके अंतर्गत होते हैं जो कि आपके किसी भी तरीके का इनसे रिलेशन नहीं होता कंपनी से, और ये ना ही एग्जीक्यूटिव टीम के साथ होते हैं और ना ही ये डे टू डे के ऑपरेशन में ये वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित एक कमेटी की, तो उदय कोटक कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीएजी के द्वारा एक और फाइंडिंग की गई है, जो कि आपके सेज जो फंड है सेंटर के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है उसका जो ट्रांसफर है वह पूरी तरीके से सेंट्रल के द्वारा नहीं किया गया। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है सीएजी के अंतर्गत, तो यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट फाइनेंशियल ईयर 21 ने ये हाईलाइट किया गया है कि जो सेसेस हैं जो कि कलेक्ट किए जाते हैं वह उसका यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं किया गया है। अगर हम बात करें सेस की, तो ये एक तरीके का एडिशनल टैक्स होता है जो कि टैक्स के ऊपर इसको इम्पोज किया जाता है।
और इसके अंतर्गत जो फंड जो रेज किया जाता है वह स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, जैसे कि किसी एजुकेशन पर्पस के लिए या हेल्थ के लिए। तो इसका जो सेस का नाम है कि एजुकेशन सेस, तो वह एजुकेशन के ऊपर ही उसको खर्च किया जाएगा। जैसे कि हम बात करें ये टैक्स ऑन टैक्स कैसे होता है, अगर हम बात करें 100 रुपये, तो इस पे अगर हम टैक्स लगा रहे हैं 5% का, तो इससे जो टैक्स आएगा वह आ जाएगा 5%। लेकिन अगर इसमें कहा गया है कि जो 5 रुपये का जो टैक्स आया उस पर सेस लगाया जाएगा, और उसकी अगर मान लो 10% उसके ऊपर सेस लगाया जा रहा है, तो ये 5 रुपये के ऊपर जो टैक्स निकल कर आया है, 100 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ उसके अंदर का जो टैक्स निकल कर आया है 5 रुपये, तो ये टैक्स के ऊपर लगाया जाएगा 10% सेस। तो इसका जो 10% हो जाएगा वह हो जाएगा 0.5 रुपीज़। तो एक तरीके से ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, और ये स्पेसिफिक टैक्स के लिए ही इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक और टर्म होती है सरचार्ज। ये भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, और इसको जो कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कलेक्ट नहीं किया जाता, जबकि सेस जो होता है कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको कलेक्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत जो सरचार्ज जो कलेक्ट किया जाता है उसको गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी पर्पस के लिए खर्च किया जा सकता है। अगर हम बात करें सेस की, तो ये परमानेंट सोर्स नहीं होता रेवेन्यू का गवर्नमेंट के द्वारा, और अगर जो पर्पस इसमें फुलफिल हो जाता है तो उस पर्पस के बाद ये सेस समाप्त हो जाता है। और ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स पे भी लगाया जा सकता है और डायरेक्ट टैक्स पर भी। और आर्टिकल जो 270 है वह कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जो सेस है वह एक्सक्लूड किया जा सकता है, जो डिविजिबल पूल होता है, जो वित्त आयोग के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है, जिस डिविजिबल पूल के माध्यम से जो शेयर देना पड़ता है स्टेट्स को, जो 41% का जो शेयर है उसके लिए, तो सेस को बाहर रख सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट उस डिविजिबल पूल से। तो सेस इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता। और ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम कैग के बारे में बात करें, तो जो ऑफिस ऑफ जो अकाउंटेंट जो जनरल था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1858 के अंतर्गत। जो ब्रिटिश के अंतर्गत जब 1858 का जो एक्ट लेकर आए थे, उसमें जो ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, तब अकाउंटेंट जनरल को, ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया था। और इन 1860 की अगर हम बात करें, तो सर एडवर्ड ड्रॉमोंड थे जो कि अपॉइंटेड किए गए थे फर्स्ट अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल। इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसमें जो ऑडिटर जनरल था उसको एक इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया, और एक इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो उसने इसकी जो पोजीशन थी उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया, जिसके अंतर्गत उसने प्रोवाइड कराए प्रोविंशियल ऑडिटर जनरल और फेडरल, जिसके अंतर्गत जो फेडरल सेटअप था वह उसके अंतर्गत तैयार किया गया। इसके अलावा इसमें जो अपॉइंटमेंट है, उसके जो सर्विस प्रोसीजर हैं, उसके संबंध में भी 1935 में एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया था ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित, उससे संबंधित ड्यूटीज भी 1935 के एक्ट में दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो अरेंजमेंट था ये आपका जो अनचेंज रहा 1947 तक, लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस आर्टिकल 148 के अंतर्गत 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसने प्रोवाइड कराया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा 1958 में जो सीएजी का जो जुरिसडिक्शंस है जम्मू एंड कश्मीर तक भी बढ़ा दिया गया। इसके अलावा 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर कंडीशन एंड सर्विस एक्ट 1971, जो कि एक तरीके से सीएजी को रेस्पॉन्सिबल बनाता था बोथ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ड्यूटीज के लिए, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन 1976 में क्या हुआ, सीएजी को रिलीफ दे दिया गया अकाउंटिंग फंक्शन से, अब उसका कार्य रह गया केवल ऑडिटिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसके संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं सीएजी से संबंधित। तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो ये ब्रॉडली डील करता है सीएजी की अपॉइंटमेंट से, उससे संबंधित उनकी जो ओथ है, उनकी कंडीशंस क्या रहेंगी सर्विसेज की, उसके बारे में। इसके अलावा आर्टिकल जो 149 है ये डील करता है इनके जो कर्तव्य क्या रहेंगे, इनकी शक्तियां क्या रहेंगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। इसके अलावा जो आर्टिकल 150 है, ये जो अकाउंट है यूनियन का और जो स्टेट का, ये इस तरीके की फॉर्म में प्रेसिडेंट के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे जिस तरीके की सीएजी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। जो भी प्रिस्क्राइब करेगा उसके द्वारा ही, उस फॉर्म में ही प्रेसिडेंट के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।
इसके अलावा आर्टिकल 151 के अंतर्गत जो रिपोर्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जो भी इससे यूनियन से संबंधित जो भी अकाउंट हैं वह सबमिट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, और ये जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है उसके समक्ष इस रिपोर्ट को रखेगा। इसके अलावा जो स्टेट से संबंधित जो रिपोर्ट होगी वो गवर्नर को दी जाएगी, उसके रेस्पेक्टिव गवर्नर को, जो कि वहाँ की जो लेजिस्लेचर होगी उसके समक्ष उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 279 है जिसमें कैलकुलेशन ऑफ जो नेट प्रोसीड्स होती है वह सर्टिफाई किया जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसका जो सर्टिफिकेशन होगा वह फाइनल होगा। इसमें जो थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो उसके सेक्शन 4 के अंतर्गत थर्ड शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वह उसके अंतर्गत जो उनकी ओथ क्या रहेगी, उनका अफर्मेशन क्या रहेगा, जो कि उन्हें जजेस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा दिलवाई जाएगी। तो ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जब वह ऑफिस को ज्वाइन करेगा तो उसकी ओथ या अफर्मेशन क्या रहेगी, ये आपको थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत दी गई है। इसके अलावा 6 शेड्यूल से संबंधित जो भी ये शेड्यूल के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जो रीजनल काउंसिल स्थापित की जाती हैं वह उसके अंतर्गत जो सीएजी प्रिस्क्राइब करेगा कि इनसे संबंधित बैग किस फॉर्म में रखी जाएंगी वह सीएजी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और ये जो अप्रूवल है विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो एडिशन है इनकी जो बॉडीज की अकाउंटिंग क्या रहेगी, उनकी जो ऑडिशन कैसे होगा, ऑडिटिंग उसकी किस तरीके से होगी, उस तरीके से ये जो सीएजी इसके अंतर्गत बताएगा उसकी एडवाइस के आधार पर ही प्रेसिडेंट के द्वारा उसको निर्धारित किया जाएगा। एंड उससे संबंधित जो रिपोर्ट होगी, उससे संबंधित जो अकाउंट होगा वह सबमिट किया जाएगा वहाँ के गवर्नर को। इसके अलावा अगर हम बात करें जो किस तरीके से जो सीएजी का जो ऑफिस है वह किस तरीके से इंडिपेंडेंट है, इसमें जो सेवरल जो प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो कि उसकी इंडिपेंडेंसी को सुनिश्चित करते हैं। अगर हम बात करें जो सीएजी है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसका जो टेन्योर होता है वह 6 साल या 65 वर्ष, इनमें जो भी पहले हो उस तक उसका टेन्योर होता है। साथ ही साथ इसको जो रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा अकॉर्डिंग्स विद द जो प्रोसीजर इसके अंतर्गत जो मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसका जो प्रोसीजर रहेगा रिमूवेबल ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट जज का होता है उसी तरीके के प्रोसीजर से इसको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा ये इनएलिजिबल है जो होल्ड एनी ऑफिस, जब भी गवर्नमेंट जो सर्विस है उससे रिलीज होगा, रिटायरमेंट इसका जब हो जाएगा तो वह किसी अन्य ऑफिस को ये ज्वाइन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो सीएजी है ये एक तरीके से आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और जो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए और जो अदर हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो यूपीएससी है, तो उसी तरीके का ये सिस्टम सीएजी का इसमें सुनिश्चित किया गया है, और कोई भी मिनिस्टर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता सीएजी को इन द पार्लियामेंट। साथ ही इसकी जो सैलरी है, उसकी जो सर्विसेज हैं, ये किसी भी तरीके का इसमें कोई अलाभकारी यानी कि डिसएडवांटेजियस इसके अंतर्गत इंप्रूव नहीं किया जाएगा आफ्टर द अपॉइंटमेंट। और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उसकी जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं पर्सन की, वह इसके अंतर्गत जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाएंगी, ऑन द प्रेसिडेंट के द्वारा उसको कंसल्ट किया जाएगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से, जिसमें वह सीएजी के द्वारा ये कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं ऑफिस ऑफ द कैग के, वह उसके अंतर्गत उसकी जो सैलरीज हैं, उसके जो अलाउंसेस हैं, पेंशन्स हैं, ये चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जिसके अंतर्गत किसी भी तरीके का वोट नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सीएजी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनकंट्रोल्ड री एंट्री से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज है एक तरीके का फिनोमिनन है, जिसके अंतर्गत जो रॉकेट का जो पार्ट्स हैं वे वापस अर्थ पर वापस लाए जा सकते हैं अनगाइडेड रूप में, जब वह मिशन वह कंप्लीट हो जाता है तब। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 है एक इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत इंश्योर करती है रॉकेट स्टेजेस को जो कि परफॉर्म करके एक तरीके से कंट्रोल्ड उसकी री एंट्री सुनिश्चित की जा सके। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो अनकंट्रोल्ड जो री एंट्रीज होती हैं एक तरीके का फिनोमिनन होता है, जिसमें जो रॉकेट के जो पार्ट्स होते हैं उसको वापस अर्थ पे लाया जाता है अनगाइडेड रूप में, और जब इसका जो मिशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद।
तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो लायबिलिटी जो कन्वेंशन है 1972 एक इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो कि एक तरीके से जो इंश्योर करता है रॉकेट की जो स्टेजेस हैं उसको कंट्रोल्ड री एंट्रीज अर्थ के अंतर्गत की जाए। तो इस तरीके का कोई इस तरीके का कन्वेंशन नहीं है कि जो अभी कंट्रोल री एंट्रीज को इंश्योर कर सके। जो लायबिलिटी जो कन्वेंशन जो 1972 है वो केवल ये इंश्योर करता है कि अगर किसी कंट्री को उससे लॉस होता है तो उसको वह कंपेंसेशन बाद में प्रोवाइड कराए, इससे पहले वह किसी तरीके का कंट्रोल री एंट्रीज को इंश्योर करने के लिए कोई भी अभी तक कन्वेंशन नहीं बनाई गई है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने बोथ नेशनल और मल्टीलेटरल एफर्ट किए हैं कि जिससे कि अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज को इसमें कंट्रोल किया जा सके, उसको रोका जा सके। जो अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज की बात करें तो जिसमें जो रॉकेट है जब इसने अपना पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया जिसकी भी कार्य के लिए गया था, उसके जो पेलोड को उसने अंतरिक्ष में छोड़ दिया, उसके बाद ये रॉकेट वापस आता है। लेकिन ये जो रॉकेट वापस आता है वह अनगाइडेड रूप में आता है और ये अनगाइडेड होने के कारण ये इसके कई पार्ट्स तो वायुमंडल में ही फ्रिक्शन के कारण जल जाते हैं, लेकिन जो भी पार्ट नीचे गिरता है वह काफ़ी स्पीड में ये गिरता है, तो इससे कई कंट्री को या किसी भी चीज़ को इससे नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए ही इसको अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज कहा जा रहा है। तो ये जो इसके लिए कोई भी इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है जो कि इंश्योर कर सके रॉकेट के स्टेजेस को, जो कि कंट्रोल रूप से री एंट्रीज उसकी की जाए, ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के लिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया है। लेकिन इसके अंदर का जो लायबिलिटी जो कन्वेंशन है 1972 जो ये केवल तब करता है वह जो डैमेज हो जाते हैं इन रॉकेट्स के कारण, तो उसके डैमेज होने के बाद उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड कराने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ऐसा इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है जो कि रॉकेट को कंट्रोल्ड वे में उसकी री एंट्री इंश्योर करे या उससे संबंधित टेक्नोलॉजी का विकास करे। तो ये हमने बात की अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेल साफ से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपसे कहा गया है कि रिसेंटली अभी ये न्यूज में रही एज अ न्यूलिथिक साइट्स, तो ये किस कंट्री में स्थित है। तो इसके रिगार्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल एंड पाकिस्तान। तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। ये जो तेल साफ की हमने बात की एक न्यूलिथिक साइट है और ये स्थित है इजराइल में। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रही। रिसेंटली इसमें जो लगभग 1500 BC की जो कि लगभग 7200 साल पुरानी ओल्ड कॉटन फाइबर्स इसके अंतर्गत डाई को जो कि ब्लू कलर की है और जो अदर कलर्स में भी यहाँ पर फाउंड की गई है तेल साफ के अंतर्गत, ये इजराइल में स्थित है। अगर हम बात करें इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है जो कि हमारे यहाँ सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन मानी जाती है, तो वह उसका जो एविडेंस है कॉटन फाइबर का वह हमें देखने को मिलता है मेहरगढ़ से 6000 से 5500 BC का। इसके अलावा अगर हम तेल साफ की बात करें तो यह आपका सिचुएटेड है जॉर्डन वैली में और जो तेल साफ है यह आपकी लेट नियोलिथिक साइट है। इसके अलावा जो तेल साफ है यहाँ पर कई सारी और डिस्कवरीज हो चुकी हैं, जिसमें तेल साफ के अंतर्गत जो ग्रैंड साइलोस होते हैं जो अन्न के भंडार करने के लिए जो बैग बनाए जाते हैं वह, साथ ही साथ जो रिचुअल जो फूड स्टोरेज है, सोशल बियर जो ड्रिंकिंग है, जो आपकी बीट्स फ्रॉम द जो मॉडर्नाइजेशन डे एंटोलिनिया या रोमानिया में आपको देखने को मिलेगी, जो इजिप्ट के अंतर्गत जो अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी, तो उसके प्रमाण वहाँ पर मिलते हैं। पोट्री है इराक की वह देखने को मिलेगी, सीरिया की पोट्री वहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो अर्लीस्ट जो कॉपर एंड जो मेटल के जो मिडिल ईस्ट में देखने को मिले थे वह भी तेल साफ में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखिएगा जो तेल साफ है ये इजराइल में स्थित है, एक नियोलिथिक साइट्स के रूप में इसको माना जाता है, जहाँ पर अभी कॉटन फाइबर जो कि 5200 BC के वहाँ पर प्रमाण मिले हैं। और इंडिया का भी ध्यान रखिएगा जो मेहरगढ़ है वहाँ पर हमें कॉटन फाइबर के जो फर्स्ट जो प्रमाण मिलते हैं वह हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया तेल साफ से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।